में HMPV के 2 मामले सामने आए हैं। बेंगलुरु में ही ये दोनों केस सामने आए हैं। HMPV के 2 केसेस, एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने के बच्चे में ये वायरस मिला है। देखिए किस तरह से तेजी से ये पैर पसार रहा है वायरस। आप देखिए कुछ मिनटों पहले ही हमने आपको बताया था कि बेंगलुरु में पहला केस सामने आया है, 8 महीने की बच्ची में वायरस मिला है। अब एक और केस बेंगलुरु में ही सामने आया है, 3 महीने की बच्ची में भी वायरस के सिम्टम्स मिले हैं। HMPV वायरस क्या है, कैसे अटैक करता है, लक्षण क्या है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। कोविड की तरह बहुत तेजी से फैलने की क्षमता है इस वायरस के अंदर और बच्चों को सबसे पहले शिकार बनाता है। खांसने या छींकने से हवा में इसके जो वायरस के सिम्टम्स हैं वो अब देखने को मिलेंगे। उस तरह से वो फैलेगा, हवा के जरिए वो फैलता है। 2 केसेस सामने आ चुके हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहने की और भी ज्यादा जरूरत तब पड़ जाती है जब आपके घर में बच्चे हो और बुजुर्ग हो, चूंकि बच्चों और बुजुर्गों को ये बहुत जल्दी शिकार बनाता है। चीन में इस तरीके की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर हॉस्पिटल्स में पैर रखने की जगह नहीं है। चीन में तबाही मचाने के बाद अब भारत में भी इस वायरस की एंट्री हो चुकी है। टीवी को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। एक केस बेंगलुरु में जो है वो पाया गया, हालांकि उसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये वायरस किस प्रकार का है, किस प्रकार के एहतियात बरतने चाहिए, उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर अजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये किस प्रकार का वायरस है, थोड़ा ये समझाने की कोशिश करें। अभी जिस ढंग से चाइना के अंदर इस वायरस ने जो है बच्चों के अंदर और जो एल्डरली पीपल्स हैं उनके अंदर जो है काफी हद तक इस इन्फेक्शन को काफी सीवियरिटी के साथ में डिटेक्ट हुआ है। आमतौर पर HMPV का मीनिंग मैं थोड़ा सा एक जनरल आम पब्लिक के लिए समझाना चाहूंगा कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, इसलिए हम इसको शॉर्ट में HMPV वायरस को इन्यूमरेट करते हैं। ये वायरस एक तरह से RNA वायरस कैटेगरी में है। साथ ही जो हमारा ऑलरेडी जो पुराना, अगर आप कभी वायरस की कैटेगरीज में जाते हैं तो रेस्पिरेटरी सेंसिटियल वायरस जो है उसी ग्रुप से रिलेटेड ये वायरस है। तो ये वायरस क्या बच्चों को ही निशाना बनाता है या वयस्कों को भी निशाना बनाता है? आमतौर पर अभी तक का जो इसका प्रेजेंटेशन रहा है वो 5 साल से कम बच्चों के अंदर, आप देखेंगे कि चाइनाइज के डेटा जितने भी आ रहे हैं वो 5 साल से कम छोटे बच्चों में वायरल निमोनिया आ रही है, टिपिकल वायरल निमोनिया के रूप में ये निकल के आ रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो एल्डरली पीपल्स हैं जो कि उस 60 साल से ऊपर कह लीजिए या जो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में है, उनके अंदर क्योंकि एक इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेज आ जाती है और वो इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेज के अंदर वो कई तरह की कोमॉर्बिड कंडीशंस से ग्रसित होते हैं, जिसमें डायबिटीज भी है, बीपी भी है, कैंसर्स के पेशेंट्स भी होते हैं, कुछ अस्थमा और COPD के पेशेंट्स भी होते हैं। वो पेशेंट की जो कैटेगरी है वो ज्यादातर इस वायरस से अफेक्टेड देखिए। नहीं तो क्या ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना हमने देखा, क्या उस हिसाब से खतरनाक होने की संभावना? ऐसा अभी फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं है, केवल माइल्ड फॉर्म जो है वो चली आ रही है, जैसा कि हम सर्दी जुकाम खांसी के रूप में देखते हैं। और जो 2 स्पेसिफिक ग्रुप जो हमने मेंशन करे, 5 साल से छोटे बच्चे और जो 60 साल से बड़े बुजुर्ग हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, साथ में उस एज ग्रुप के अंदर जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं, उनको एहतियातन इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस वायरस से, क्योंकि लो इम्यूनिटी में ये वायरस अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में ज्यादा स्पीड से स्प्रेड होता है। एहतियात की बात करें तो क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए ताकि इस प्रकार, क्योंकि अभी सर्दी का दौर चल रहा है और ऐसे में ये स्प्रेड होने की ज्यादा संभावना रहती है? बिल्कुल, एहतियात के रूप में मैं तो सिंपल एक मैसेज जो यही देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो हम मास्क यूज करना भूल गए हैं बीच के अंदर, एक काफी टाइम से लोगों ने मास्क का यूटिलाइजेशन नहीं किया, और इस वायरस की जिस ढंग से चाइना के अंदर केसेज आए हैं, साथ ही और यहाँ जैसे बेंगलोर में भी ये केस अभी सस्पेक्टेड कैटेगरी में है, तो उसको देखते हुए हमें कहीं ना कहीं ये जो अभी सीजन है, सर्दी का जो सीजन है, उसमें मास्क का एक बहुत उपयोग करते हुए एक रहना चाहिए। साथ ही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के सीक्रेशन के टच होने से ये स्प्रेड होने की संभावना है, तो एक अपना हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर है। लक्षणों की बात करें तो किन किन लक्षणों को देखने के बाद ये जो टेस्ट है वो कराना इंपॉर्टेंट हो जाएगा? अगर बुखार है, साथ में सोर थ्रोट है, साथ में खांसी भी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और कहीं ना कहीं जहां सांस की दिक्कत थोड़ी सी बढ़ती है और ऑक्सीजन लेवल कहीं ड्रॉप हो रहा है, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और
जरूरी नहीं कि हम HMPV के ही पेशेंट बन के कहीं डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। आमतौर पर एटिपिकल वायरल निमोनिया, अभी कई तरह के एटिपिकल वायरल निमोनियाज इस सर्दी के टाइम में देखने को मिल रहे हैं। बच्चों को अलग डायग्नोस हो रहे हैं, बड़ों के अंदर भी एटिपिकल वायरल निमोनियाज आ रहे हैं। तो हम उस चीज को थोड़ा सा प्रिकॉशनरी बेस पर अर्ली स्टेज में अपने चिकित्सक की सलाह लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है डॉक्टर अजीत सिंह जो साफ तौर पर बता रहे थे कि ये जो HMPV वायरस है वो सामान्य लक्षणों की तरह ही नजर आता है और ऐसे लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अभी घबराने जैसी बात जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। सिर कटा हुआ मिला है और सिर कटा हुआ वहां पर फेंकने का मामला सामने आया हुआ है। कौम नागौरी तेलियान पंचायत समिति ने अब एक्शन लिया। हिंदू समाज को ठेस पहुंचाने पर एक्शन लिया गया है। आरोपी साउद अकरम और उसके परिवार का बहिष्कार किया गया है। गंगा जमुनी तहजीब को बल देने के लिए इस तरह का बड़ा एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि बछड़े का सिर जो कटा हुआ था उसे फेंक दिया गया था बीच सड़क पर और इस मामले में अब ये बड़ा एक्शन हुआ है। कौम नागौरी तेलियान पंचायत समिति ने एक्शन लिया। हिंदू समाज को ठेस पहुंचाने के मामले में एक्शन लिया गया है। आरोपी साउद अकरम और उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया गया। गंगा जमुनी तहजीब को बल देने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। बाड़ी के रानपुर गांव में सिंचाई विभाग की ओर से कराए जा रहे नहर का निर्माण कार्य, अब इसको लेकर विरोध दर्ज ग्रामीणों ने कराया है और इस कार्य को रुकवाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि 2 दिन पहले पूर्व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर इस मामले से अवगत कराया गया था, लेकिन लापरवाह अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब तक मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारी या ठेकेदार या फिर प्रशासनिक अधिकारी नहीं आते हैं तब तक काम हम चालू नहीं करने देंगे। जनता का काम है और मतलब ये जनता ऐसी भोली है कि इसका कोई दना डोरी तो है नहीं कतई। कल हमने मतलब रिक्वेस्ट करके ऐसे जैसे जीएन साहब को बुलाया था, जीएन साहब तुरंत ही बेचारे आ गए। जीएन साहब ने कहा कि मार साहब वास्तव में ही ईंट जो क्या है बिल्कुल ही थर्ड क्लास हैं और ये ईंट सुबह आपके 8 बजे भर जाएंगी और दूसरी ईंट आ जाएंगी और काम आपका चालू हो जाएगा। जय हो सरकार तुम्हारी। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में समय पर स्टाफ के ड्यूटी पर नहीं पहुंचने वाले तमाम स्टाफ के लोगों के खिलाफ एक्शन हो सकता है। ये लापरवाही सामने आ रही है। उनके समय पर ना पहुंचने पर मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही है। आप देखिए किस तरह से ओपीडी में पर्ची काउंटर के बाहर मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, लेकिन काउंटर कर्मी ड्यूटी से गायब है। ओपीडी खुलने के बाद 1-2 काउंटर कर्मी ही नजर आए, जबकि 9 की ड्यूटी लगाई गई है। एमबीएस अस्पताल की ओपीडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, महाकुंभ की बात कर रहे हैं। महाकुंभ भेजी जा रही तमाम भोजन सामग्री 3 मंदिरों से और इसमें मोती डोंगरी, सालासर और बालाजी खाटू श्याम जी मंदिर की पहल देखने को मिली है। महाकुंभ अब तेल भेजा जा रहा है, घी भेजा जा रहा है, इसके साथ साथ आटा और दाल को भी महाकुंभ के लिए रवाना किया जा रहा है ताकि इन सामग्री का इस्तेमाल करते हुए वहां पर भोग लगाया जा सके, प्रसाद चढ़ाया जा सके। ये आपको तस्वीरें जयपुर की दिखा रहे हैं जहां पर भोजन सामग्री अलग अलग मशहूर मंदिरों से, चाहे वो मोती डूंगरी, सालासर बालाजी हो, खाटू श्याम जी मंदिर हो, ये पहल देखने को मिली है। महाकुंभ के लिए भोजन सामग्री को रवाना किया जा रहा है। आपको बता दें कि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है और इसी कड़ी में ये पहल जयपुर के अंदर देखने को मिली है, जहां पर भोजन सामग्री को बड़े बड़े मंदिर महाकुंभ के लिए, प्रयागराज संगम नगरी के लिए रवाना कर रहे हैं ताकि उनका भी योगदान वहां पर हो सके।
लाल सिंह सर कहाँ से आएंगे? नीचे से लाल सिंह जी तो ऊपर तो घूम के जाएगा थोड़ा सा नीचे। अरे आप काम करने दो यार। हाँ मंत्री जी बताइए। प्रयागराज में हमारी हिंदू संस्कृति का विशाल मेला अभी महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में देश भर के सभी श्रद्धालु भक्तजन प्रयागराज में आ रहे हैं और वहाँ देश भर के भक्तजनों के लिए सुविधाएं देने के लिए उनको खाद्य सामग्री के लिए राजस्थान की तरफ से मोती डूंगरी गणेश जी ट्रस्ट, खाटू श्याम जी ट्रस्ट और सालासर बालाजी ट्रस्ट ने मिलकर के विश्व हिंदू परिषद के सौजन्य से यहाँ से ये 3 ट्रक भर करके खाद्य सामग्री वहाँ श्रद्धालुओं के लिए भेजी है। निश्चित रूप से ये सामग्री वहाँ जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के सभी पूरी टीम मिलकर के वहाँ सेवा का काम करेगी और वहाँ देश भर के आए यात्रियों की सेवा में उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगी, उनको सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। निश्चित रूप से राजस्थान का भी ये सौभाग्य है कि राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के आशीर्वाद से और आज मोती डूंगरी ट्रस्ट और खाटू श्याम जी ट्रस्ट और सालासर बालाजी ट्रस्ट ने मिलकर के ये जो पुण्य का काम किया है और श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधाएं विकसित करने और उन्हें ये खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का काम किया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय है और इससे मेरे हिसाब से जो हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे सनातन धर्म को और मजबूती मिलेगी और वह खाटू श्याम प्रयागराज में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ये सुविधाएं मिलेगी। निश्चित रूप से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व में वहाँ पर एक कैंप शुरू किया गया है और वो कैंप में राजस्थान की तरफ से वो कैंप है, वहाँ देवस्थान विभाग उसमें पूरी व्यवस्था दे रहा है और भी दूसरे विभाग भी व्यवस्था दे रहे हैं। तो वहाँ सुविधा वहाँ जो राजस्थान के यात्री उस प्रयागराज मेले में आएंगे, कुंभ में महाकुंभ में आएंगे, उनको कोई तरह की तकलीफ न हो, उनको वहाँ सारी सुविधा मिले, उनकी सेवा कार्य के लिए हमारी वहाँ से विभाग की सारी टीमें वहाँ लगी हुई है और निश्चित रूप से वो पूरा सेवा कर रहे हैं। पैसे लूंगा तो 3 मंदिर से भोजन सामग्री बेची जा रही थी, उसको रवाना किया जा रहा था और वहां पर आप मौजूद जो पुजारी हैं, ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उदयपुर से खबर है जहां पर मावली में मोलेला की मिट्टी से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा बनाई जा रही है। ये काम जवाहर नवोदय विद्यालय के कला विषय के अध्यापक मिलकर कर रहे हैं और अब स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगभग बनकर तैयार भी हो गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय के 3 शिक्षकों की टीम मावली के नवोदय के नेतृत्व संस्थान में मोलेला की विशेष तरह से तैयार की गई मिट्टी को नई सूरत देने में जुटे हुए हैं। विवेकानंद जी की एक बड़ी मूर्ति तैयार कर रहे हैं। लगभग इसकी हाइट 7.5 फीट है। इसके लिए हमने जो मीडियम लिया है वो मोलेला की मिट्टी मंगवाई है। उस मिट्टी को स्पेशल तैयार किया गया है मूर्ति के हिसाब से। उसको हमको 10 दिन आज हो गए हैं और रात के हिसाब से भी हमको काम करना पड़ता है, टेम्परेचर के हिसाब से इसकी नमी को बरकरार रखते हुए। तो दिन रात काम चल रहा है उसमें। लगभग 10 दिन हो गए और अभी 4-5 दिन और लगेंगे इसके अंदर। और ये जो मूर्ति है इसको हम फाइबर में लास्ट में कास्टिंग करेंगे और यहीं नवोदय नेतृत्व जो संस्थान है इसके बाहर गेट के पास इसको स्थापित करेंगे। टोक से बड़ी खबर आ रही है। नरेश मीणा की जमानत पर आज सुनवाई होने वाली है। बिग ब्रेकिंग, नरेश मीणा सहित 18 आरोपियों की जमानत पर आज सुनवाई होगी। जिला सेशन कोर्ट में आज जमानत पर सुनवाई होनी है। कोर्ट के फैसले का नरेश मीणा के समर्थकों को बेसब्री से इंतजार है। आपको बड़ी खबर टोक से बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि नरेश मीणा की जमानत पर आज सुनवाई कोर्ट करेगा। न सिर्फ नरेश मीणा बल्कि 18 आरोपियों की भी जमानत पर आज ही सुनवाई होगी। जिला सेशन कोर्ट में आज जमानत पर सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले का नरेश मीणा समर्थक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नरेश मीणा के समर्थन में आपने देखा था कई बड़ी रैलियां हुई, कई बड़े प्रदर्शन हुए। आपको याद होगा कि टोक में जब उपचुनाव हो रहे थे तो नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था और उसके बाद उनके समर्थकों के साथ उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। अब
आज का दिन बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है नरेश मीणा के लिए। क्या उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं, कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, क्योंकि नरेश मीणा की जमानत पर आज कोर्ट सुनवाई करने वाला है। नरेश मीणा सहित 18 आरोपियों की जमानत पर आज सुनवाई होगी। जिला सेशन कोर्ट में सुनवाई आज होनी है, जिसको लेकर समर्थक इंतजार कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो पहले ही आज प्रदेश के 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में घना कोहरा छाने के भी आसार हैं। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा और अजमेर के साथ अलवर, दौसा में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ धौलपुर, झुंझुनू, करौली और सीकर के साथ टोंक में भी घना कोहरा छाया रहेगा। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में घना कोहरा रहेगा। इसके अलावा जयपुर, दौसा, भरतपुर जिले में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। 4 तस्वीरों में देखिए, जहां कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार थमसी गई है और जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 15 जिलों में आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिससे पूरी राजस्थान की यदि बात करें तो 11 जिलों में, जिनमें राजधानी जयपुर भी शामिल है, घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं पर पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर के अलावा 4 जिलों में घने कोहरे की आशंका संभावना व्यक्त की है। वहीं मौसम विभाग का आज अनुमान है कि आज जयपुर जिले के अलावा दौसा और भरतपुर जिले में बारिश भी होने के कहीं कहीं आसार है। उसकी वजह है पश्चिमी विक्षोभ। जी हाँ, पश्चिमी विक्षोभ की असर होने की वजह से जयपुर, दौसा और भरतपुर में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ जयपुर के गांधीनगर इलाके का हाल, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज सुबह के 10 बज रहे हैं और इस वक्त भी घना जो कोहरा है वो नजर आ रहा है। कोहरे की जो जद है उसकी चपेट में सड़कें यहाँ पर नजर आ रही है। उसका असर सूर्य पर भी देखने को मिल रहा है। सूर्य की किरणें कहीं ना कहीं आज कोहरे की जो ओट है उसमें दबी हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आज वाहन चालकों को अल सुबह से वह गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही थी। वहीं पर ब्लिंकर ऑन करके सभी गाड़ी वाले जो है इस वक्त ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन वहीं जयपुर पुलिस ने अपील की है कि सभी ड्राइवर रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए घने कोहरे में ब्लिंकर का मदद भी ले। तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से घने कोहरा राजस्थान में पड़ेगा, इसकी संभावना मौसम विभाग ने जता दी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।